राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस हमले के बारे में बताया भी गया और इसकी पुष्टि भी की गई। कहा भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कि जो परमाणु ठिकानों पर हमला किया है वो हमला सफल रहा है। अमेरिकी सेना ने बहुत ही टारगेटेड अटैक किया और कहा कि दुश्मन के ऊपर जो हमला था वो सही था। हमले के बाद सभी विमान सुरक्षित लौट आए हैं। ईरान के पास अभी भी समय है कि शांति के रास्ते पर वो लौट आए और ईरान में या तो शांति होगी या त्रासदी। ये भी कहा कि अगर ईरान नहीं रुका तो फिर हमला होगा। अमेरिका इससे भी बड़ा हमला करेगा और यह हमला दशकों तक याद किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 3 परमाणु साइट्स जो हैं, ठिकाने जो हैं, उनको ध्वस्त हमने किया है। परमाणु ठिकानों पर जो हमला अमेरिका ने किया वो हमला सफल रहा और अमेरिकी सेना ने ये बहुत बड़ा हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कल रात का जो टारगेट था वो सबसे मुश्किल टारगेट था और हमले के बाद सभी विमान सुरक्षित लौट आए हैं और ये भी कहा कि अब ईरान लौट आए शांति के रास्ते पर और अगर नहीं आता है शांति के रास्ते पर तो फिर इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। आदित्य द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ये जो हमला हुआ है उस हमले को लेकर अब आगे की क्या परिस्थितियां होंगी उसका विश्लेषण भी हो रहा है। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस हमले को लेकर। अब एक सवाल ये भी है कि वाकई ये 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के हमले का जो दावा है वो दावा अगर सही है तो ये भी है कि जो क्लेम अमेरिका कर रहा है आदित्य जी कि अगर ये हुआ है हमला तो फिर रेडिएशन भी तो होगा, उसका इम्पैक्ट भी तो पड़ना चाहिए। ईरान कह रहा है कि कोई रेडिएशन नहीं हो रहा है, उसका कोई खतरा नहीं है, वहाँ फोर्दो में लाइट भी जल रही है, बिजली भी है, कोई असर नहीं है। यानी कि कहा कि हाँ मुहाने पर उन्होंने जरूर हमला किया है लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल देखिए आनंद, जो आपने बात दर्शकों को बताई ये बिल्कुल सच है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने तीनों जो न्यूक्लियर प्लांट थे इनके, जहां पर ये बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लगभग करीब थे, उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इसी तरह का दावा अभी पिछले दिनों इजराइल ने भी किया था कि उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमने अटैक किया है, उनको ख़त्म कर दिया है। उसके बाद एक डायलॉग आया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उन्होंने कहा था कि इजराइल के बस का नहीं है, ये अमेरिका ही कर सकता है। और आज जब वो इस हमले के बाद बोले हैं तो उनके बातचीत में एक बात और सामने आई कि अमेरिका ने वो करके दिखा दिया जो विश्व की कोई भी सेना नहीं कर सकती, यानी कि अमेरिका ही कर सकता है। और वो अमेरिका ने तीनों प्लांटों को नष्ट कर दिया गया है। इसके बाद एक बयान आया है ईरानी सेना की तरफ से, उन्होंने साफ किया हुआ है कि हमला तो हुआ है, इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन उनके किसी भी तरह के न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं, उनमें किसी तरह से कोई रेडिएशन नहीं फैल रहा है और उनका देश पूरी तरह से सुरक्षित है और उनके जो भी प्लान हैं आगे के वो बिना रुकावट के चलते रहेंगे। तो अब ये दावे और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है दोनों तरफ से। इजराइल अपनी बातें कर रहा है, ईरान ने अपने दावे किए हुए हैं और अमेरिका भी अब इसमें कूद पड़ा है। तो अब इस विवाद और इस लड़ाई के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के चांसेस हैं। यदि ईरान किसी भी तरह से जो ठिकाने हैं उसमें, चाहे यूएई हो या फिर सऊदी अरब हो, जहां पर अमेरिका के ठिकाने, अगर उसमें ईरान हमला करता है तो फिर सीधी जंग में अमेरिका जुड़ जाएगा, जुड़ चुका है हालांकि इस हमले के बाद से। लेकिन अभी उसने कहा है कि शांति का रास्ता है ईरान के पास, यदि ईरान वापस लौटता है, वार्ता की तरफ आगे आता है तो शांति स्थापित होगी, वरना और भयावह स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर के अब बहुत सूझबूझ के साथ इसमें संयुक्त राष्ट्र को आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की बातें जो ताकतवर देश हैं वो मानते हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक हस्तक्षेप विश्व के तमाम देशों के द्वारा होना चाहिए ताकि कहीं जाकर युद्ध रुके। स्टेटमेंट एक आया है यूएन के सेक्रेटरी जनरल का और उन्होंने कहा है कि इससे और जो तनाव है वो पैदा होगा और शांति की अपील की गई है सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से। जी देखिए, इन्होंने शांति की अपील की हुई है, इससे पहले तमाम और इश्यूज में करते रहे, लेकिन अमेरिका तो अपनी मनमानी करता रहा है ना। आप इराक के मसले को फिर से याद करिए, वहां पर संयुक्त राष्ट्र की टीम गई थी, रसिया की टीम गई थी, कई देशों की टीम गई थी, कोई रासायनिक हथियार नहीं मिला था और उसके बाद उसको नष्ट कर दिया गया, तब भी ये कोई रासायनिक हथियार नहीं निकाल पाए थे। अरे अपने पास ही से जाके वहां दिखा देते विश्व को दिखाने के लिए, नहीं साहब ये निकला। तो ताकतवर देश है, मार भी रहा है, रोने भी नहीं दे रहा। वो नहीं कहावत है आनंद जी की, वो जबरा मारे और रोने भी ना दे।
तो कमोबेश यही हालत है। हमला किया है, ईरान को नस्तानाबूद करने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है और उसके बाद कहा जा रहा है चुपचाप समझौता कर लो वरना हालात और बुरे होंगे। अब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के अगर महासचिव अपील करते हैं, हस्तक्षेप करें ना, उनको तो अधिकार है ना कि अमेरिका को बोले भाई अब हमला रोकिए, और ऐसे करके तीनों देशों को बैठा लें, उनके प्रतिनिधियों को बैठा लें, कोई रास्ता निकालें, तब तो माने। अपील करने से क्या होता है? ये अपील कर रहे हैं, उधर से हमले, इजराइल मान नहीं रहा, अमेरिका मान नहीं रहा, तो आपके होने के कोई बहुत ज्यादा मायने बचते नहीं है। तो अब ऐसे में एक ठोस पहल होनी चाहिए जिसमें ताकतवर देश सामने आए, वो मध्यस्थता करें, तभी जाकर के उम्मीद है। वरना जिस हिसाब से अभी तक इजराइल ने हमले किए, अमेरिका भी कूद गया है और ईरान भी जवाब दे रहा है, उससे नहीं लगता है शांति होगी। और अब अगर ईरान अमेरिका के ठिकानों पे, सैन्य ठिकानों पे हमला करता है तो फिर हालात और ज़्यादा गड़बड़ होंगे। जी, अब एक सवाल ये भी कि मिडिल ईस्ट पर जो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उस पर इस हमले का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और उनके जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या स्टैंड होगा, इसके बारे में भी हम आपसे समझेंगे। जरा ये भी हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट अहम क्यों है, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट है। पहाड़ के नीचे सुरक्षित स्थान पर यह बना हुआ है, 90 मीटर गहराई में मौजूद है, हवाई हमलों से बचाव के लिए निर्मित है। ये तेहरान से 160 किलोमीटर दूर है। जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है, क्लेम किया गया है, उनमें से एक है फोर्डो, और फोर्डो के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट अहम क्यों है, क्योंकि यह सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट है और पहाड़ के नीचे सुरक्षित स्थान पर यह बना है। 90 मीटर गहराई में ये फोर्डो न्यूक्लियर साइट मौजूद है। हवाई हमलों से बचाव के लिए ही निर्मित है, हवाई हमलों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तेहरान से 160 किलोमीटर दूर है ये फोर्डो। अब आइए नतांज के बारे में बताते हैं। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर, इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में ये मौजूद है। नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं और इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया था। तो ये नतांज के बारे में न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर नतांज का जो है कि तेहरान से 250 किलोमीटर दूर है। नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, यूरेनियम 235 की सफाई होती है और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया था। तीसरा, इस्फहान, जिसका क्लेम किया है अमेरिका ने नुकसान पहुंचाने का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर इस्फहान है। न्यूक्लियर कन्वर्जन फैसिलिटी है, यहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। न्यूक्लियर फैसिलिटी की शुरुआत साल 1999 में हुई। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है, यहां पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं। इजराइल ने 13 जून को यहां एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला किया था। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर की बात हम कर रहे हैं, 1999 इसकी शुरुआत हुई थी। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है, यहां पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं और इजराइल ने 13 जून को यहां पर एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला भी किया था। यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, यहां कच्चे यूरेनियम को लेकर भी काम होता है। तो ये इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। 13 जून को इजराइल ने यहां पर 3 ड्रोन से हमला किया था। यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है यहां और 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इस्फहान की बात हम कर रहे हैं। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है और 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमला हुआ है उसमें फोर्डो, इस्फहान और नतांज, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया कि क्यों ये अहम है और क्यों इसको निशाने पर लिया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने जो क्लेम किया है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर उसने हमला किया है, जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, और उस हमले के बाद अमेरिका ने कहा है कि अब बस
यहाँ युद्ध खत्म करो ईरान, और अब शांति के रास्ते पर चलो, और अगर अभी भी शांति के रास्ते पर नहीं चलते हो तो फिर अमेरिका इससे भी बड़ा हमला करेगा। हालांकि ईरान ने भी ये कहा है कि हमला हुआ है और नुकसान के बारे में भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अब कितना नुकसान हुआ है ये इसका अब आंकलन कुछ समय के बाद होगा। फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं अमेरिका की इस डायरेक्ट एंट्री के बाद और इस हमले के बाद का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ईरान पर, मिडिल ईस्ट पर या दुनिया पर। आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, मिडिल ईस्ट पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसलिए भी कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनका क्या स्टैंड अब होगा या हो सकता है? और देखिए, अमेरिका के शामिल होने के बाद अब सीन चेंज हो रहा है, बदल रहा है। इसमें अब 3-4 तरह के विकल्प बचते हैं इस पूरे युद्ध में, जिसमें एक तो ये है कि ईरान अब बैठ के शांति वार्ता कर ले, जिसकी चांसेस कम है, 50-50 है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। फिलहाल अमेरिकी अटैक के बाद जो स्टेटमेंट आए हैं उससे नहीं लगता है कि ईरान इतनी आसानी से अमेरिका के आगे झुक जाएगा या समझौते के लिए तैयार हो जाएगा। अब अगर उसकी बात करें तो उसके बाद जो विकल्प हैं, उस विकल्प में ये आता है कि जो ईरान के समर्थक हैं, जिसमें हिजबुल्ला है, जिसमें हूती हैं लड़ाके, और जिसमें इराक में भी कुछ टुकड़ों में हथियारबंद समूह हैं, ये सब, लेबनान है, ये अगर आते हैं तो ये मामला और ज़्यादा फैलेगा। मिडिल ईस्ट में जो शांति की कोशिशें हैं उनमें टकराव की स्थिति बनेगी और किसी भी तरह से शांति स्थापित होती नहीं दिखाई दे रही है। अगर इसके और आगे की विकल्प की हम बात करें, इसके आगे और क्या दिख रहा है, तो उसमें एक दृश्य ये भी समझ में आ रहा है कि यदि इजराइल और अमेरिका मिलकर फिर से 70 के दशक में, ईरान में जो 70 के दशक में उदारवादी नेता हुआ करते थे, इस्लामिक राष्ट्र नहीं हुआ करता था, कट्टरवाद नहीं हुआ करता था, अगर उस स्थिति में वापस लौटना है तो तख्ता पलट अमेरिका और इजराइल को मिलकर करना होगा ईरान में। और कोई जो उदारवादी जो नेतृत्व जो छुपा बैठा हुआ है ईरान में, कहीं एक कोने में है, जिनका कोई बहुत मायने नहीं है, सत्ता परिवर्तित करके उनको सत्ता सौंपे, ताकि वो अमेरिका और इजराइल के हिसाब से चलें और फिर वहाँ पर शांति स्थापित हो सके। एक विकल्प ये बचता है। और एक और विकल्प है कि यदि वहाँ की सेना, ऐसा कुछ होता है कि वहाँ के जो खामेनेई, जो वहाँ के प्रमुख हैं, सर्वमान्य नेता हैं, अगर उनकी मौत होती है, उनकी हत्या होती है, उसके बाद सेना अपने हाथ में सब कुछ ले लेती है, तो फिर वहाँ पर हिटलर शाही एक तरह से कट्टरवाद और ज़्यादा फैलेगा और शांति की जो प्रयास हैं वो फिलहाल सफल होते नहीं दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के जो अस्थिरता की समझ में आ रही है, पूरी तरह से वहाँ पर शांति होती स्थापित नहीं दिख रही है। यदि यही सरकार समझौता करती है तब तो बातें बनती हुई दिख रही हैं, और अगर नहीं करती है तो फिर टकराव बढ़ेगा, अस्थिरता बढ़ेगी और मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अभी इसी तरह से टकराव की स्थिति में बना रहेगा। जी आनंद। अब इसके बाद एक और सवाल अब ये आता है, जो कि हम लोगों ने चर्चा की थी इससे पहले, कि ईरान के सामने विकल्प क्या है। क्या ईरान अमेरिका पर हमला करेगा या कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस तरह से कर सकता है? तो इसमें एक और बातें जो सामने आ रही हैं कि क्या अब ईरान प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करेगा या कर सकता है? देखिए आनंद, जितना अभी तक समझ में आ रहा है, जैसा मैंने अभी बताया भी अपने दर्शकों को, कि देखिए ईरान अभी शांत बैठता या झुकता या शांति की तरफ अमेरिका की शर्तों पर बिना शर्त के समझौता करता फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। और वहाँ खामेनेई जो मुख्य नेता हैं, उन्होंने अपने 3 विकल्प भी तलाश लिए हैं, उन्होंने 3 नाम भी दे दिए हैं। यदि बाई चांस उनकी हत्या होती है या वो नहीं रहते हैं तो फिर देश में शासन कौन करेगा, किस तरह से उनके भरे हुए जो स्थान है, अगर वो खाली होता है तो उसको किस तरह से भरा जाएगा। तो जो हालात समझ में आ रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि टकराव की स्थिति अभी और ज़्यादा बढ़ेगी। ईरान इस तरह से फिलहाल अभी शांत होता नहीं दिख रहा है, और अमेरिका ने जैसे अभी धमकी दी है कि इस हमले के बाद वो और ज़्यादा हमलावर होगा यदि बिना शर्त ईरान नहीं आता है, शर्तों को नहीं मानता है। तो टकराव जब बढ़ेगा तो आसपास जो बेस कैंप हैं अमेरिका के, वो चाहे यूएई में हो चाहे फिर सऊदी में हो, उन पर भी ईरान अपनी मिसाइल से हमला कर सकता है। और ईरान के पास जो मिसाइल की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है। 20,000 मिसाइल्स हैं, 100 दिन वो युद्ध कर सकता है। हर दिन 200 मिसाइल अगर दाएं बाएं चारों तरफ दागेगा इजराइल सहित, तो भी वो 100 दिन युद्ध लड़ सकता है। और बहुत लंबा यदि युद्ध चढ़ा तो फिर इसमें इजराइल का भी नुकसान होगा और अमेरिका भी बहुत फायदे में नहीं रहने वाला, क्योंकि इजराइल लगातार टकराव कर रहा है पिछले 3 सालों से, और वो अंदर से उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होने का दम भर रहा है या जो कुछ दिखा रहा है। तभी तो अमेरिका की उसको सहयोग लेने पड़ी, एक स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका इस लड़ाई में कूदा। तो जो हालात हैं वो टफ हैं, बहुत आसान नहीं है। चाहे भले ही ये अमेरिका शो कर रहा हो कि नहीं उसने सब कुछ नष्ट कर दिया है, आगे नष्ट कर देगा, लेकिन चैलेंजिंग
नहीं है। यही वो अमेरिका है जो वियतनाम से भागा था, यही वो अमेरिका है जो अफगानिस्तान से भागा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जब आप सीधे युद्ध में आते हैं तो आपको तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जी आनंद, चलिए आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, इसका विश्लेषण करते रहेंगे, जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अभी तक की जो जानकारियां मिल रही हैं उसका विश्लेषण करने के लिए आदित्य जी आपका।